बाबा रामदेव के साथ काम करने वाले एक शख्स की कहानी जिसकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई। एक शख्स जो अगर जिंदा रहता तो अब तक भारत में आयुर्वेद और स्वदेशी का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता, बाबा रामदेव से भी बड़ा। और कहा जाता है कि बाबा रामदेव इस शख्स को प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते थे। वह शख्स जिसके राष्ट्रवाद की कल्पना स्वदेशी और अखंड भारत के इर्द गिर्द बनी हुई थी, वह पूरी भारत की अर्थव्यवस्था बदल डालने के हिमायती थे। जवाहरलाल नेहरू को देश के सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने वाली ये शख्स अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और ममता बनर्जी जैसी हस्तियों से कई दावे करते थे, लेकिन इन लोगों ने कभी इनकी बात का जवाब नहीं दिया और हमेशा मुंह चुराकर निकल जाते थे। वह पिछले 20 सालों में कभी बीमार नहीं हुआ था। अंगूठे पे मेथी का दाना बांधकर जुकाम ठीक कर लेने वाला महान इंसान, वो एक विवादास्पद मौत मरा और अब उसके कहे और लिखे पर बंदर बांट हो रहा है। उसका नाम था राजीव दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, वही राजीव दीक्षित जिनके वीडियो हम YouTube और Facebook में देखा करते हैं। वही राजीव दीक्षित जिन्होंने अपने वक्तव्य के दम पर भारत में एक स्वदेशी क्रांति की शुरुआत कर दी थी। 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ में राधे श्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे उन्होंने राजीव नाम दिया। राजीव दीक्षित की शुरुआती पढ़ाई वैसी ही हुई जैसे यूपी में किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की होती है, लेकिन इलाहाबाद में बीटेक करने के दौरान राजीव को अपना मकसद मिला। यहाँ उन्होंने टीचर्स और कुछ साथियों के साथ मिलकर आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया और उनकी जिद थी कि भारत में सब कुछ स्वदेशी बनाना है। कानपुर आईआईटी से बीटेक करने के बाद राजीव दीक्षित ने कुछ वक्त तक CSIR में काम किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था। यहाँ से निकलने के बाद राजीव दीक्षित का एक ही मकसद था, वो था राष्ट्र सेवा। इसके लिए इनके मायने पैमाने और तरीके इन्होंने खुद ही तय किए थे। राजीव जी का मानना था कि भारत का पूरा मौजूदा सिस्टम पश्चिमी देशों का पिछल्लू है जिसे बदलने की जरूरत है। भारत का एजुकेशन सिस्टम मैकॉले की देन है। यह सबसे पहले बताने वाले राजीव दीक्षित जी के मुताबिक एजुकेशन के लिए गुरुकुल सिस्टम सबसे बेस्ट था और उनका कहना था कि भारत का कानून और लीगल सिस्टम अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसा है जो हम सभी जानते हैं। इसमें कई कानून ऐसे हैं जिसमें भारतीयों का अपमान होता है और जिसे बदला जाना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव दीक्षित जी का मानना था कि देश का टैक्सेशन सिस्टम खत्म कर देना चाहिए क्योंकि यही देश के भ्रष्टाचार की जड़ है। उनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में जाता है। भारत का बजट सिस्टम जो कि ब्रिटिश से प्रेरित है, यह बताने वाले राजीव दीक्षित जी के हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो भारत को आत्मघाती स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि देश के विचारकों ने खेती के क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं किए, जिसकी वजह से आज किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। विदेशी कंपनियों को देश के बाहर करना यह उनका प्रमुख लक्ष्य था। भारत में राम राज्य स्थापित करने के घोर समर्थक राजीव दीक्षित जी के मुताबिक भारत के मेडिकल सिस्टम को आयुर्वेद आधारित किए जाने की जरूरत है क्योंकि एलोपैथी शरीर को नुकसान पहुंचाती है और इससे देश का पैसा विदेश चला जाता है। उनके मुताबिक विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और देश का पैसा बाहर चला जाता है। विदेशी कंपनियां घटिया माल बनाकर भारतीयों को बेचती हैं और भारत का पश्चिमीकरण भी हो रहा है। अपने कैंपस में इन्होंने भारतीय कंपनियों के नाम के पर्चे भी बंटवाए थे ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कंपनियां भारतीय हैं और कौन नहीं। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी स्वदेशी अपनाने के लिए भारतीयों को प्रेरित करते थे। गाय के गोबर से ईंधन बनाने और गौ रक्षा की बात करने वाले राजीव दीक्षित जी के राष्ट्रवाद की अवधारणा RSS के राष्ट्रवाद की अवधारणा से मिलती जुलती है। एमटेक करने के बाद इन्होंने देश में घूम घूम कर स्वदेशी का प्रचार किया। खुद को गांधीवादी कहने वाले राजीव दीक्षित जी ने 13,000 से ज्यादा व्याख्यान किए, जिसके बाद इनके 6 लाख से ज्यादा समर्थक हो गए थे। अपने व्याख्यानों में ये भारत के शानदार इतिहास का जिक्र करते हुए सब कुछ स्वदेशी रखने का आग्रह करते थे और अपनी बात के पक्ष में ऐसे विचित्र दावे पेश करते थे कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी और इनके कई दावे
सही भी साबित हुए। चलिए दोस्तों, राजीव दीक्षित जी के द्वारा किए हुए कुछ दावे हम आपको बताते हैं। 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी में राजीव दीक्षित जी का मानना था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि अमेरिका के द्वारा किया गया एक परीक्षण था, जिसमें भारत के गरीब लोगों को शिकार बनाया गया। राजीव जी लंबे समय तक इस हादसे की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे और आखिरी में इस कंपनी को भारत से बोरिया बिस्तर समेटकर भागना ही पड़ा। राजीव दीक्षित जी का मानना था कि अमेरिका में हुए 9/11 हमले यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए हमले को अमेरिका द्वारा ही कराया गया हमला मानते थे, क्योंकि इस ट्रेड सेंटर का इंश्योरेंस एक जापान की कंपनी ने किया था। दोस्तों, राजीव जी के मुताबिक यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर कर दिया गया, ताकि भारतीयों को स्वदेशी के नाम पर बेवकूफ बनाया जा सके। राजीव दीक्षित जी दावा करते थे कि ममता बनर्जी गाय के मांस का सेवन करती है और इसीलिए उसने पश्चिम बंगाल में गाय के मांस को प्रतिबंधित नहीं किया है, और अंत में यह बात सही भी साबित हुई। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी का एक व्याख्यान है जिसमें वह कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडवीना ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एडवीना से दोनों लगे हुए थे, और एडवीना इतनी चालाक महिला थी कि ये दोनों को हैंडल करती थी। जिन्ना और नेहरू दोनों ही चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। एडवीना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थी, जिसके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा करवाया गया था। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी के किए हुए बहुत सारे दावे में से कई दावे विवादास्पद हैं और जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए दावे समेत कई दावे सही भी साबित हो चुके हैं। राजीव दीक्षित जी 2009 में बाबा रामदेव के संपर्क में आए और उन्होंने ही रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन के बारे में बताया, जिसे सुनकर बाबा रामदेव बहुत प्रभावित हुए और दोनों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। राजीव जी के समर्थक बताते हैं कि 2009 में भारत स्वाभिमान आंदोलन उन्होंने ही शुरू किया था, रामदेव ने नहीं। भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने के दौरान राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने शपथ ली कि हम केवल कुशल लोगों को मतदान करेंगे, हम दूसरों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, हम भारत को पूरी तरीके से स्वदेशी बनाएंगे और भारत के बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को जोड़कर भारत के विकास में लगाएंगे। इस आंदोलन के तहत राजीव दीक्षित और रामदेव ने योजना बनाई कि हम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और 2014 में देश के सामने एक अच्छे लोगों की पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत से पहले आस्था चैनल पर बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित दोनों के प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते थे। दोनों ने कुछ समय तक साथ में काम किया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद होने की बात कही जाती है। राजीव जी के समर्थक दावा करते हैं कि बाबा रामदेव राजीव जी की लोकप्रियता से घबराते थे और फिर उन्होंने राजीव जी के खिलाफ षड्यंत्र किए। फिर 30 नवंबर 2010 को राजीव जी की एक विवादास्पद मौत हो जाती है। नवंबर 2010 के आखिरी सप्ताह में राजीव जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगहों पर व्याख्यान करने के बाद 30 को वो भिलाई पहुंचे और भिलाई से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें दुर्ग में रोका गया। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिर वहां से उन्हें अपोलो BSR हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इस दौरान राजीव के साथ मौजूद लोगों और डॉक्टर्स बताते हैं कि वे लगातार एलोपैथी इलाज लेने से मना कर रहे थे। उस दिन बाबा रामदेव की राजीव जी से बात हुई और उन्होंने राजीव जी से कहा कि परेशानी ज्यादा है, उन्हें एलोपैथी इलाज ले लेना चाहिए। हालांकि राजीव जी के समर्थक और डॉक्टरों ने बताया है कि मौत के बाद राजीव जी की बॉडी नीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जहर दिया गया है और उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम कराने की जिद भी की थी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। साथ ही राजीव जी की बॉडी को उनके घर ले जाने के बजाय हरिद्वार बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम ले जाया गया और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, मौत के इतने साल बाद भी राजीव दीक्षित जी के नाम के कई फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल चलाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर इनके समर्थक खुलेआम तो नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर बाबा रामदेव को ही
इनकी मौत का जिम्मेदार बताते हैं। राष्ट्रवाद और स्वदेशी में यकीन रखने वाले कई घरों में राजीव दीक्षित जी अब भी देखे और सुने जाते हैं। इंटरनेट पर इनके ढेरों वीडियो और ऑडियो अपलोड हैं जिन्हें लोग सुनते हैं और उन्हें सच्चाई का पता चलता है। दोस्तों, इंटरनेट पर राजीव दीक्षित जी की लिखी हुई कई किताबें मौजूद हैं जिन्हें आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए और उनकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी और क्या आपको भी राजीव दीक्षित जी की मौत एक साजिश लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।